हमने कल देखा था कि वेबसाइट बनाने के लिए जो फर्स्ट स्टेप है वो HTML में स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना होता है। जैसे कोई हेडिंग बनानी है, पैराग्राफ बनाना है, फॉर्म्स बनाना है, लिस्ट बनानी है, टेबल बनाना है, तो वो हम HTML से स्ट्रक्चर करते हैं। उस स्ट्रक्चर को लेआउट करना कि स्क्रीन में कौन सी चीज़ किस जगह पे नज़र आएगी, उसको कलर करना, उसका फॉन्ट साइज चेंज करना, उस पर एनिमेशन लगाना, उसके ऊपर डिफरेंट चेंजेस ऐड करना, ये सब जो है वो CSS का कमाल है कि और ये CSS को हम बोलते हैं कैस्केडिंग स्टाइल शीट। इसकी मदद से हम जो है वो CSS की मदद से हम अपनी वेबसाइट को इंटरेक्टिव बनाते हैं, ब्यूटीफुल बनाते हैं, जो दिखने में अच्छी लगती है। उसमें कलर्स होते हैं, उसमें फॉन्ट साइजेस होते हैं, फॉन्ट फैमिलीज होती हैं और बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर शामिल होती हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है वो HTML आ गई, CSS हमने अंडरस्टैंड कर लिया। अब CSS को लगाने के लिए हमने देखा था कि 3 वेज हमारे पास हैं। लाइक अगर हमने कोई हेडिंग बनाई है तो उस हेडिंग के ऊपर अगर मुझे CSS लगानी है, हेडिंग 1, तो इसके ऊपर मेरे पास एक स्टाइल के एट्रीब्यूट है, वो मैं दे सकता हूँ। सही है। उसके अंदर मैं उस एट्रीब्यूट के अंदर हम CSS को ऐड कर सकते हैं। जैसे लाइक मैं बैकग्राउंड कलर ऐड कर देता हूँ। फिर दूसरा ऑप्शन हमने देखा था कि हम हेड टैग के अंदर हम स्टाइल के टैग की मदद, जिस तरह स्टाइल का एट्रीब्यूट है इसी तरह हमारे पास स्टाइल का टैग होता है, उसकी मदद से हम CSS को लोड करते हैं कि वो हमारी वेबसाइट के अंदर डिस्प्ले हो और जो भी आउटपुट उसकी आनी है वो लोड हो। तो उसके लिए हमें डेफिनेटली बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी हमने लगाई थी और उस प्रॉपर्टी को लगाने के लिए हमने ऐसे लिखा था। लेकिन फिर हमने डिस्कस किया था कि ये विदाउट ब्लॉक नहीं चलेगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी कहाँ पे अप्लाई करनी है इसका हमें नहीं पता लगता। तो हम उसका एक ब्लॉक बना रहे थे और ब्लॉक किस पर्टिकुलर टैग पे अप्लाई होगा उसका हमने फिर उसका सिलेक्टर हमने अप्लाई किया था। तो 3-4 चीजें हमने देखी थी कि प्रॉपर्टी का नाम रखना है, उसकी वैल्यू रखनी है, फिर जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो किसी ब्लॉक का हिस्सा होनी चाहिए। तो हमने कर्ली ब्रेसिस से ब्लॉक बनाने सीखे थे। उस ब्लॉक को किस टैग पे अप्लाई करना है उसके लिए फिर हम सिलेक्टर का इस्तेमाल कर रहे थे। सिलेक्टर में हमने 2 तरह के सिलेक्टर देखे थे, एक बाय टैग नेम सिलेक्टर और दूसरा ID सिलेक्टर। तो ID सिलेक्टर क्या करता है कि वो ब्लॉक सिर्फ एक पर्टिकुलर टैग, पूरे HTML में एक टैग पे अगर हमें कोई चीज अप्लाई करनी है तो हम ID का इस्तेमाल करेंगे। अगर H1 जितने भी H1 है सब पे सेम स्टाइल करना है तो फिर हम बाय टैग नेम इस्तेमाल करेंगे चीजों को। सही है। तो इस मदद से हम इंटरनल CSS कर पा रहे थे। जिस तरह हमने फिर ये मैं डायल कर देता हूँ। इसी तरह हमारे पास तीसरी कैटेगरी की चीज थी, उसको हमने बोला था ये एक्सटर्नल CSS है, स्टाइल्ड CSS। उसके अंदर भी हम एक ब्लॉक बनाएंगे, बैकग्राउंड कलर देंगे, ठीक है, और ये अप्लाई होगा H1 के ऊपर। तो हमने कोई सिलेक्टर देना है, वो हमने उस हिसाब से चीजों को मैनेज कर दिया। अच्छा, अब आइडिया ये है कि अगर हम सेम H1 पे तीनों टाइप्स की CSS अप्लाई कर दें, इंटरनल, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल, तो क्या होगा? अच्छा, ये होगा ये कि इसमें प्रेसिडेंस सेट होती है। हम कौन सी चीज किसके ऊपर फुकियत हासिल करेगी, इसके कुछ रूल्स हैं। उन रूल्स को हमें अंडरस्टैंड करना है। उसकी मदद से हमें ये चीज समझ में आएगी कि कौन सी कैटेगरी की जो CSS है उसकी कितनी वैल्यूज है, कितनी पावर है उसके अंदर। अच्छा, सबसे पहले इसकी जो प्रेसिडेंस सेट होती है वो जो इनलाइन CSS है उसकी प्रेसिडेंस इंटरनल और एक्सटर्नल से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उसमें सिलेक्टर इन्वॉल्व नहीं होता, वो प्योरली उसी टैग पे अप्लाई होती है, तो इसलिए उसकी प्रेसिडेंस ज्यादा रहती है इंटरनल और एक्सटर्नल के लिहाज से। सही है। अच्छा, फिर हमारे पास 2 तरह के और चीजें आती हैं। वन इज स्टाइल टैग एंड अदर इज एक्सटर्नल, लाइक एक इंटरनल और दूसरी एक्सटर्नल। अच्छा, अगर तीनों अप्लाई होंगी तो उस वक्त अगर मैंने जैसे एक्सटर्नल में H1 पे ग्रीन किया है, इंटरनल पे येलो किया है और इन लाइन के ऊपर मैंने उसको रेड किया है,
तो अगर मैं इसको डिफाइन करता हूं, थर्ड को भी लिंक कर देते हैं, और दैट इज कॉल्ड स्टाइल डॉट CSS। अच्छा, अब मैं अगर इसकी आउटपुट देखना चाहूँ यहाँ पे, तो हम इसका चलो सर्वर बना लेते हैं, गो लाइव। तो यहाँ से जब मैं गो लाइव करूंगा तो इसकी आउटपुट मेरे पास यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। अच्छा, इसके अंदर जब हम देख रहे हैं कि क्या ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास, कि इसने तीनों में से एक्सटर्नल में से इंटरनल की निस्बत में से जिसको प्रेसिडेंस दी है वो क्या है, इनलाइन है। उसकी रीजन ये है कि हमारा जो बैकग्राउंड कलर है वो क्या आ रहा है, रेड आ रहा है। अच्छा, इसको हम बोल रहे हैं इसने दूसरे दो स्टाइल्स को कैस्केड किए। कैस्केड बोलते हैं ओवरराइड करना, इसलिए इसको हम कैस्केडिंग स्टाइल शीट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये कुछ स्टाइल को एक दूसरे के ऊपर कैस्केड कर सकती है, मतलब एक स्टाइल को दूसरे स्टाइल पे ओवरराइड कर सकती है। तो इसने तीन इसके पास ऑप्शंस थी, उसमें से जो जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा थी, जिसकी प्रेसिडेंस सबसे ज्यादा थी, उसको इसने अप्लाई किया, बाकी दो को इग्नोर कर दिया। ये चूंकि इसके अंदर ये पावर है, इसलिए इसको हम कैस्केडिंग स्टाइल शीट बोलते हैं, कि अगर हम मल्टीपल स्टाइल भी लगा दें तो उससे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, कोई एरर नहीं आएगा, लेकिन जिसकी प्रेसिडेंस सबसे ज्यादा होगी वो स्टाइल अप्लाई होगा। तो अगर हमने सिंपल सा एक फार्मूला बना लिया है और वो फार्मूला हमने इसको चला के देखा है, वो फार्मूला क्या है कि इनलाइन स्टाइल की जो प्रेसिडेंस है वो एक्सटर्नल और इंटरनल से ज्यादा रहती है। अच्छा, फिर हमारे पास ऑप्शन क्या है कि अगर लेट्स सपोज हम इंटरनल को खत्म कर देते हैं, तो अब मेरे पास इनलाइन को खत्म कर देते हैं, मेरे पास इंटरनल है और एक्सटर्नल है। अब चैलेंज ये है कि इन दोनों में से कौन सी CSS अप्लाई होगी, इंटरनल अप्लाई होगी या एक्सटर्नल अप्लाई होगी? इंटरनल अप्लाई होगी। तो कलर क्या होना चाहिए? येलो होना चाहिए। तो इससे क्या आपको बात समझ में आ रही है कि सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस किसकी है? फिर अच्छा, अब आप ये कह रहे हैं कि इंटरनल स्टाइल की प्रेसिडेंस ज्यादा है, ऐसे ही है ना? अच्छा, अब मैं क्या करता हूं कि मैंने स्टाइल के टैग के नीचे लिंक का टैग लगा दिया। मतलब लिंक का टैग हमें क्यों यूज करते हैं? एक्सटर्नल CSS के लिए। तो अब इसकी सीक्वेंस क्या है कि पहले स्टाइल का टैग है, फिर यानी कि पहले इंटरनल CSS है, फिर एक्सटर्नल CSS है, और फिर सिंपल जो भी H1 वगैरह चीजें आ रही हैं वो आती रहेंगी। अब किसकी प्रेसिडेंस ज्यादा होगी? हमने फार्मूला बनाया था ना अभी, वो क्या था? तो अब आपके लिहाज से येलो आना चाहिए या ग्रीन आना चाहिए? तो मतलब जो फार्मूला हम बना रहे हैं वो फार्मूला वर्क नहीं कर रहा है। अभी हमने फार्मूला बनाया था लेकिन वो नहीं चला है, तो इसका मतलब इसके पीछे भी कोई लॉजिक होगी। वो लॉजिक ये है कि इंटरनल और एक्सटर्नल की जो प्रेसिडेंस है वो सेम है। इंटरनल और एक्सटर्नल की प्रेसिडेंस सेम है। जो चीज बाद में आएगी वो पहले शो होगी। मतलब अल्टीमेट देखो, हमने स्टाइल का टैग लगाया, उसके बाद हमने लिंक का टैग लगाया। तो पहले इंटरनल CSS चल गई है, उसके बाद एक्सटर्नल CSS चली है। तो उसकी वजह से क्या हुआ है? जो चीज बाद में आ रही है वो पहले एग्जीक्यूट हो रही है। तो क्यों? क्योंकि उसने इंटरनल का असर को कैस्केड कर दिया, ओवरराइड कर दिया, क्योंकि वो बाद में आ रही है। तो वो पहले वो चलाएगा जो पहले आ रही है, जो चीज बाद में आती है। क्योंकि प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि हमेशा कोड टॉप टू बॉटम चलता है। तो जब वो इस स्टाइल के टैग को चला देगा, उसके बाद लिंक के टैग को चला रहा है ना, तो वो उसके असर को कैस्केड कर देगा, उसको ओवरराइड कर देगा, जो चीज हमने ऊपर डिफाइन की हुई है। तो फिर हमारा रूल क्या बना? सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी हुई? इनलाइन की, फिर इंटरनल एक्सटर्नल की बराबर है। जो चीज बाद में आएगी वो पहले चलेगी। अच्छा, अब एक चीज हम और करते हैं कि हम अगर स्टाइल का टैग उठा के बॉडी के एंड पे लगा देते हैं, हेडिंग के टैग के भी बाहर, मतलब हेडिंग के टैग के नीचे स्टाइल का टैग लगा देते हैं, तो फिर क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा फिर? मैंने अभी तो आपको फार्मूला बताया कि दोनों की प्रेसिडेंस क्या है। जो बाद में आएगा वो पहले चलेगा। तो बाद में क्या आ रहा है? अब
इनलाइन, सॉरी बाद में क्या आ रहा है, इंटरनल, तो वो बाद में पहले चलेगा ना, क्योंकि वो बाद में आ रहा है। अच्छा, हम अगर ये करें कि ये लिंक का टैग उठा के इधर लगा दें तो फिर क्या होगा? ठीक है, मतलब अब हमने इसको अच्छी तरह वेरीफाई कर लिया है। वो वेरीफाई क्या की है? वेरीफाई ये किया है कि जो CSS बाद में आएगी वो पहले चलेगी। तो अब चूंकि हमारे पास प्रेसिडेंस उसकी ज्यादा होगी है, तो इसलिए वो मतलब सबसे पहले स्टाइल का टैग चलेगा, उसके बाद लिंक का टैग चलेगा। लेकिन क्वेश्चन करने वाला यहाँ पे ये, अब हमें प्रेसिडेंस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, मतलब सबसे पहले इनलाइन चलेगी। अगर इनलाइन अवेलेबल नहीं है और फिर इंटरनल और एक्सटर्नल में से जो बाद में आ रही है वो पहले चलेगी। क्यों? क्योंकि बाद में आने चीज उससे ऊपर वाली चीज का असर जायल कर देती है, खत्म कर देती है। इस वजह से बाद में आने वाली चीज पहले चलेगी और दूसरी चीज का असर नहीं होगा कुछ भी। सही हो गया? इतनी क्लैरिटी है? हाँ, यही मैं आपसे बात करने लगा था कि अब ये अगर आप देख रहे हो कि ये बॉडी में भी लगा रहे हैं तो चल रही है, हेड में लगा रहे हैं फिर भी चल रही है, तो फिर हम स्टैंडर्ड क्या मेंटेन करें? मतलब एक्चुअली स्टाइल का टैग या हेड लिंक का टैग, इसको किसी भी टैग में लगाते हैं तो ये चलेगा। मतलब बॉडी में लगाएं, हेड में लगाएं, इससे फर्क नहीं पड़ता है। हमने ये आउटपुट चला के देखी है कि ये स्टिल चल रहा है। लेकिन हम क्या करते हैं नॉर्मली, जो स्टाइल या लिंक के टैग हैं उनको हम टॉप पे रखते हैं। उनको हम क्या करते हैं? टॉप पे रखते हैं। उसकी रीजन आपको मैं समझाता हूं। लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पे ना बहुत सारे H1 है ऐसे, ठीक है। अच्छा, ये कोड कैसे चलेगा? टॉप टू बॉटम लाइन नंबर 1 चलेगी, 2 चलेगी, 3 चलेगी, 4। अब ये होगा क्या? क्योंकि ये बहुत जल्दी हो जाएगा, हमें नजर नहीं आएगा। लेकिन लेट्स सपोज अगर टाइम लगे इसमें, तो लाइन नंबर 12 चलेगी, फिर 13 चलेगी, 14 चलेगी, 16 चलेगी, 17, ये सारी चलती जाएंगी। लेकिन जिस टाइम ये चल रही हैं, क्या उस टाइम हेडिंग का कलर ग्रीन या येलो होगा या नहीं? नहीं होगा। क्यों बोला? क्योंकि अभी तो कंप्यूटर को पता ही नहीं है कि कोई स्टाइल भी एग्जिस्ट करता है। क्यों? क्योंकि स्टाइल किस लाइन पे है? वो तो स्टाइल तो लाइन नंबर 26 पे है, लेकिन हेडिंग कब बन रही है? लाइन नंबर 12 पे। तो क्या होगा कि पहले एक दफा हेडिंग डिस्प्ले होगी बट विदाउट बैकग्राउंड। थोड़ी देर के बाद जब लाइन नंबर 26 चलेगी तो बैकग्राउंड हो जाएगा। तो अक्सर क्या होगा, अभी चूंकि बहुत छोटी वेबसाइट है, अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश भी करता हूं तो आपको बिल्कुल भी, लेकिन हल्का सा अगर आप देख रहे हो तो जर्क आ रही होगी इसमें आपको। लेकिन आप जब आप बहुत स्पीड से इसको कर रहे हो तो फिर भी आपको फील नहीं हो रहा कि इसका कलर चेंज हो रहा है। मतलब ये विदाउट कलर आया था, फिर हेडिंग अप्लाई हुई, आपको फील नहीं हो रहा। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा बड़ी वेबसाइट है, लाइक उसमें 5000 10,000 टैग्स हैं और आपने स्टाइल को एंड पे रखा है, तो आप क्लियरली देखेंगे कि पहले सारी HTML आपको बगैर स्टाइल के नजर आएगी, फिर बाद में स्टाइल उस पर अप्लाई होता नजर आएगा। तो एक ग्लिच आएगा, आपको नजर आएगा। उसकी रीजन क्या होगी? क्योंकि स्टाइल एंड पे लगा हुआ है। पहले सारे स्टाइल देखो, जब हेडिंग लगी हुई है तो उसका काम है कि ब्राउजर में फौरन नजर आओ। अब उस पर स्टाइल आ रहा है या नहीं आ रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर स्टाइल को हम उठा के लगाएंगे, इस स्टाइल को अगर हम उठा के लगाएंगे टॉप पे हेड में, तो क्या होगा? पहले स्टाइल रेंडर हो जाएगा, पहले स्टाइल HTML को पता लग जाएगा कि ये CSS अवेलेबल है। अब वो जब भी हेडिंग बनाएगी, हेडिंग को जिस टाइम बना रहा होगा उस टाइम स्टाइल भी उस पर अप्लाई करेगा। फिर आपको ग्लिच फील नहीं होगा, फिर आपको ये फील नहीं होगा कि ये इस पे जर्क नहीं आएगी आपको। मतलब अब अगर आप देखो ना, अब कोई जर्क नजर आ रहा है? आगे मैं रिफ्रेश कर रहा था बड़ी स्पीड से, तो क्या हो रहा था? येलो भी आ रहा था। अच्छा, वो येलो क्यों आ रहा था ये आपको नोटिस किया है? इसका मतलब क्या हुआ कि एक्चुअल में दोनों CSS अप्लाई हुई हैं, लेकिन वो इतनी स्पीड से खत्म हुई है कि आपको फील भी नहीं हुआ। अगर आप अब हालांकि अब ये ग्रीन आ रहा है, लेकिन ग्रीन से पहले येलो आया था, फिर उसके बाद ग्रीन आ रहा है, लेकिन मैं इतनी स्पीड से भी कर रहा हूं तो इसका इफेक्ट नजर नहीं आ रहा, क्योंकि ये कोई इतना टाइम टेकिंग काम नहीं है।
कि कोई 1 सेकंड में येलो आएगा फिर 1 सेकंड में ग्रीन होगा, ये मिली सेकंड से भी मिली सेकंड में हो जाता है, जिससे जो है बिल्कुल भी पता नहीं लगता। सही हो गया। तो इसका मतलब आपको समझ आ रही है कि क्या इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या पैराडाइम इसमें चल रहा है। ऑल गुड।